Weeks after Russian President Vladimir Putin all but declared victory in Syria, Russia's main military base in Syria was attacked last weekend by a mysterious swarm of drones. The attacks that we saw last Saturday on two major oil facilities in Saudi Arabia are raising new concerns about drones and their potential use as weapons. The strikes that we understand involve several cruise missiles, but about 20 drones. 2019 में सऊदी अरेबिया के कुछ सबसे बड़े ऑयल फील्ड पे बड़ा हमला होता है। हमला हवाई मार्ग से हुआ। जांच होने पे पता चलने वाली चीज़ें चौंकाने वाली थी। हमले में स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। हमला जहां हुआ वहां फेमस अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल तैनात थे। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2018 की बात है। सीरिया में रशिया के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पे एक हमला होता है। हमला करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि बॉम्ब से लदे सुसाइड ड्रोन्स थे जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इन दोनों ही हमलों ने ड्रोन वॉरफेयर की दुनिया में भूचाल सा ला दिया। वक्त स्वार्म ड्रोन्स का आ चुका था। अब आते हैं दिसंबर और जनवरी 2021 के महीने में। जगह भारत। दिसंबर और जनवरी में इंडियन एयरफोर्स ने अपना स्वार्म ड्रोन्स कैपेबिलिटी का एक टीज़र अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर डाला। वही इंडियन आर्मी ने जनवरी 14 को अपना आर्मी डे सेलिब्रेशन पर लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन करके मानो सबको चौंका ही दिया। भारत जो कि अब तक एडवांस टेक्नोलॉजी में हमेशा दूसरों को फॉलो करता रहा है, वो आज डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ को बड़े ही शानदार रूप से अपने हथियारों और ड्रोन्स में इस्तेमाल करके अपनी टेक्नोलॉजिकल एज को अपने दुश्मन देशों के मुकाबले बेहतर कर रहा था। तो क्या होते हैं स्वार्म ड्रोन्स, कैसे काम करते हैं, भारत के लिए इसके मायने क्या है, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले सविनय निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को शेयर कीजिए। चलिए तो अब मामले को आगे बढ़ाया जाए। यूँ तो मिलिट्री ड्रोन्स का जंग में इस्तेमाल करने का प्रयास 1935 से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका पहली बार सर्वेलेंस और स्काउट के लिए इस्तेमाल इजराइल ने 1973 में मैस्टिफ और IAA स्काउट नामक UAV के द्वारा किया। इसका पहली बार जंग में इस्तेमाल इजराइल ने 1982 लेबनान वॉर में जजीन प्रांत में सफलतापूर्वक सीरिया के खिलाफ किया। उसके बाद सारे बड़े देश सन 2000 तक अपने अपने ड्रोन सिस्टम बना के और उनका सफलतापूर्वक जंग में इस्तेमाल करके ये साबित कर दिए थे कि अनमैन्ड सिस्टम भविष्य की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सन 2000 के बाद एक नई टेक्नोलॉजिकल होड़ मच गई। वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और UAV वेपन सिस्टम का फ्यूजन। मकसद सिर्फ एक था, लड़ाई में होने वाली जान माल और आर्थिक नुकसान को कम से कम रखते हुए दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इसी का परिणाम था स्वार्म ड्रोन्स। क्या होते हैं स्वार्म ड्रोन्स? सन 2000 या 2010 तक जितने भी युद्ध लड़े गए उनमें कुछ चीज़ें कॉमन थी। महंगे हथियारों का इस्तेमाल जिससे देश की इकोनॉमी पर दबाव पड़ता था, बहुत ज़्यादा फौजी मारे जाते थे और ड्रोन्स का भी खूब इस्तेमाल किया गया। इन्हीं कुछ फीचर्स को ठीक करने के लिए स्वार्म ड्रोन्स को युद्ध में लाने की किवायत बढ़ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की हेल्प से ये काम और भी तेज़ हो गया। जब हम बहुत सारे ड्रोन्स जिन्हें कि हम स्वार्म या ग्रुप कहते हैं उनको इस तरह प्रोग्राम कर दे कि वो एक पर्टिकुलर टास्क खुद ब खुद आपस में कोऑर्डिनेट करके इंसानों से मिनिमम हेल्प लेते हुए कर दे, तब ऐसे ड्रोन को हम स्वार्म ड्रोन कहेंगे। आइए अब हम समझते हैं स्वार्म ड्रोन्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। किसी भी स्वार्म ड्रोन कम्युनिकेशन के दो हिस्से होते हैं। एक होता है UAV से UAV कम्युनिकेशन और एक होता है UAV से ग्राउंड स्टेशन कम्युनिकेशन। अब हम इन दोनों हिस्सों को अलग अलग तरीके से अपने मिशन के अनुसार यूज़ करते हैं। इन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है सेंट्रल आर्किटेक्चर और दूसरा होता है डिसेंट्रल आर्किटेक्चर। सेंट्रल आर्किटेक्चर आजकल के ड्रोन्स में देखने को मिलता है। इसमें ग्राउंड स्टेशन सारे UAV के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि इसमें सिर्फ UAV से ग्राउंड स्टेशन का ही कम्युनिकेशन होता है, यानी इसमें UAV और UAV के बीच में आपस में कोई कनेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं होता है। हालांकि इसका एक एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही स्टेबल होता है और ये शॉर्ट रेंज के लिए और कम नंबर ऑफ ड्रोन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हालांकि जब स्वार्म में ड्रोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ऑपरेशनल रेंज बहुत ज़्यादा होता है, सेंट्रल आर्किटेक्चर कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे में काम आता है डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर।
डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि इसमें ड्रोन्स को पूरे मिशन के दौरान ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे टाइम ग्राउंड स्टेशन से कनेक्शन में रहे। अनलाइक सेंट्रल आर्किटेक्चर जिसमें पूरे मिशन के दौरान सारे ड्रोन्स को अपने ग्राउंड स्टेशन के साथ कनेक्शन में रहना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राउंड स्टेशन बर्बाद हो जाता है अटैक में तो सेंट्रल आर्किटेक्चर वाले स्वार्म ड्रोन्स किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है। अगर ग्राउंड स्टेशन बर्बाद भी हो जाता है, ऐसे कंडीशन में स्वार्म ड्रोन्स अपने प्री डिटरमाइंड डेटा के हिसाब से अपना टारगेट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन्हें ग्राउंड स्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न स्वार्म ड्रोन्स इसी डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर के इर्द गिर्द पे बने होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रिंग, दूसरा होता है स्टार और तीसरा होता है मेश्ड। रिंग आर्किटेक्चर में कोई मदरशिप नहीं होता है। इसमें ग्राउंड स्टेशन सारे यूएवी से कनेक्टेड होता है और सारे यूएवी आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसी प्रकार स्टार आर्किटेक्चर में एक मदरशिप होता है। वो मदरशिप बाकी चाइल्ड ड्रोन्स के साथ कनेक्टेड रहती है। ग्राउंड स्टेशन से जो भी कमांड मदरशिप को मिलता है, मदरशिप उसको चाइल्ड ड्रोन्स को दे देती है। चाइल्ड ड्रोन्स और ग्राउंड स्टेशन का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है और चाइल्ड ड्रोन्स का आपस में भी कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब आते हैं मेश्ड आर्किटेक्चर पे। मेश्ड आर्किटेक्चर में भी एक मदरशिप होता है, लेकिन स्टार आर्किटेक्चर की तरह इसमें चाइल्ड ड्रोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि हम इसमें बहुत सारे ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें ग्राउंड स्टेशन की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये ऑटोनोमस मोड में भी काम कर सकते हैं। इनका ऑपरेशन रेंज बहुत बड़ा होता है और ये बहुत बड़े एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं ऑटोनोमस क्या होता है और ऑटोनॉमी ऑफ ड्रोन से हमारा क्या तात्पर्य है। ऑटोनोमस से हमारा ये मतलब है कि जब किसी ड्रोन के पास बहुत सारे ऑप्शंस में से एक काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का ये एबिलिटी आ जाए कि वो कौन सा ऑप्शन बेटर है चूज़ कर सके उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तब हम उसे कहते हैं कि वो एक ऑटोनॉमस ड्रोन है। इसको आसान टर्म में ऐसा कहा जा सकता है कि जब किसी भी काम करने के लिए सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए एक ड्रोन सबसे ऑप्टिमम तरीका खुद ब खुद निकाले। इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत गहराई से इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स में ऑटोनॉमी 3 तरीके की होती है। एक होती है सेमी ऑटोनॉमस, दूसरा होता है सुपरवाइज्ड ऑटोनॉमस और तीसरा होता है फुल्ली ऑटोनॉमस। आइए अब समझते हैं सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है। सेमी ऑटोनॉमस में आदमी का रोबोट पे पूरा कंट्रोल रहता है। रोबोट आदमी से बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकता, आदमी उसको जब चाहे रोक सकता है। उसी तरह सुपरवाइज्ड ऑटोनॉमस कैसा होता है? सुपरवाइज्ड ऑटोनॉमस में आदमी के पास फुल कंट्रोल तो होता है, लेकिन सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर रहा होता है। उसी प्रकार फुल्ली ऑटोनॉमस में आदमी के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। एआई सारा काम करता है और एआई बिना पूछे, बिना किसी सुपरविजन के कोई भी काम कर सकता है। ज़्यादातर मिलिट्री के स्वार्म ड्रोन सेमी या सुपरवाइज्ड ऑटोनॉमस ही होते हैं। आइए अब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे स्वार्म ड्रोन्स की हेल्प करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टारगेट आइडेंटिफिकेशन और डेजिग्नेशन में हेल्प करता है, जैसा कि हमने आर्मी की वीडियो में देखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन बोर्ड सेंसर्स के द्वारा ऑब्स्टेकल आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है। अक्सर इनका यूज सर्च एंड रेस्क्यू में पहले से ही होता आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाथ प्लानिंग में भी हेल्प करता है। आइए अब इन सबको हम डिटेल में जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन बोर्ड कैमरास के थ्रू टारगेट को आइडेंटिफाई करके पूरे स्वार्म को अवगत कराता है कि हमें किस प्रकार का हमला करना है, कब करना है और कैसे करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब ऑटोनॉमस मोड में स्वार्म को अपने सामने आने वाले ऑब्स्टेकल्स से भी अवगत करवाता है और स्वार्म को अकॉर्डिंगली मैन्यूवर करने के लिए ऑर्डर करता है। मान लीजिए एक दुश्मन का एयर स्पेस है जहां उसने अपने एयर डिफेंस लगा रखे हैं। ऐसे में स्वार्म ड्रोन को बहुत ही सचेत रूप से और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में ऑपरेट करना होगा। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राउंड स्टेशन से मिले इनपुट के थ्रू ये पता करता है कि दुश्मन के एयर डिफेंस की रेंज कहां तक है। फिर वो इसके अकॉर्डिंग अपना पाथ प्लान करता है ताकि वो इन एयर डिफेंस को इवेड कर सके या तो इनके रेंज में आए ही ना। अब हम जानेंगे स्वार्म ड्रोन्स का सिंगल ड्रोन जो कि अब तक यूज होते आए हैं उन पे क्या एडवांटेजेस हैं। बात करेंगे सर्वाइवबिलिटी, यानी कि कौन एक युद्ध में सर्वाइव करने के किसके चांसेस ज्यादा है, कौन ज्यादा जिएगा। इस मामले में देखा जाता है कि स्वार्म ड्रोन्स का सर्वाइवबिलिटी सिंगल ड्रोन से युद्ध भूमि पे बहुत ज्यादा होता है। स्केलेबिलिटी मतलब ये होता है कि हम कितने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सिंगल ड्रोन्स महंगे होते हैं, इसलिए इनको बनाने में टाइम लगता है।
लेकिन स्वार्म ड्रोन्स के लिए ऐसा नहीं। हम मार्केट में अवेलेबल नॉर्मल ड्रोन्स को भी स्वार्म ड्रोन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्पीड ऑफ टास्क यानी कि कौन अपना काम जल्दी कर सकता है, इसमें भी स्वार्म ड्रोन्स का सिंगल ड्रोन्स पे वर्चस्व है। ऑटोनॉमी की बात करें तो इसमें भी स्वार्म ड्रोन्स में ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा होती है। कॉस्ट के मामले में भी स्वार्म ड्रोन्स सिंगल ड्रोन से बेहतर है। रडार क्रॉस सेक्शन जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें भी स्वार्म ड्रोन्स सिंगल ड्रोन से बेटर है। पिछले कुछ सालों में बड़ी ताकतों ने स्वार्म ड्रोन्स पे अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। आइए हम इन कुछ देशों पे नज़र डालते हैं और इनके प्रोजेक्ट्स पे नज़र डालते हैं। अमेरिका ने जैसे अपने ग्रेमलिन ड्रोन, UTAP-22 माको ड्रोन, XQ-58 वैल्करी ड्रोन जो कि एक विंगमैन कॉन्सेप्ट वाला ड्रोन है, और लोकस्ट, इन सारे स्वार्म ड्रोन्स वाले प्रोजेक्ट पे अपना पिछले 5 सालों में काफ़ी भारी भरकम खर्चा किया है। उसी तरह रशिया ने अपने एग्जिस्टिंग और 10 ड्रोन्स को स्वार्म ड्रोन्स में कन्वर्ट करके रीसेंट एक्सरसाइज में उसकी कैपेबिलिटीज़ का प्रदर्शन किया था। हालांकि चाइना के सभी स्वार्म ड्रोन्स प्रोजेक्ट सीक्रेट है, लेकिन रीसेंट गालवान वैली में जो इंडिया और चाइना का फेस ऑफ हुआ था, उस टाइम पे चाइना ने अपने माउथ पीस CGTN पे एक स्वार्म ड्रोन का प्रोपागेंडा वीडियो डाला था। आइए अब हम ध्यान देते हैं इंडिया ने इन कैपेबिलिटीज़ पे क्या क्या काम किया है। अगस्त 2020 में DRDO ने भारत ड्रोन का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया था। कहा जाता है आर्मी ने इसे इंडक्ट भी किया था। इसकी कैपेबिलिटीज़ में ये भी कहा जाता है कि ये स्वार्म ड्रोन या स्वार्म कैपेबिलिटीज़ रखती है। हालांकि ये कोई हमलावर ड्रोन नहीं था, लेकिन ये एक रिकॉनिसेंस ड्रोन था। उसी तरह पिछले एरो इंडिया में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस जो कि एक स्टार्टअप है, उन्होंने अपने 2 प्रोजेक्ट प्रेजेंट किए थे। एक का नाम था अल्फा S जो कि एक कामिकाजे ड्रोन था यानी सुइसाइड ड्रोन था, जिसमें स्वार्म कैपेबिलिटीज़ थी। और उसी तरह उनका दूसरा कॉन्सेप्ट था लॉयल विंगमैन जो कि XQ वैल्करी की तरह ही एक इंडिया का इंडिजिनस प्रोजेक्ट है। रीसेंट आर्मी डे पे दिखाए गए क्वाडकॉप्टर जिन्होंने स्वार्म ड्रोन कैपेबिलिटी दिखाई, वो भी न्यू स्पेस द्वारा ही डेवलप्ड है। उसी तरह CAIR, HAL और कुछ स्टार्टअप्स ने मिलकर जैगुआर मैक्स का कॉन्सेप्ट एरो इंडिया के टाइम पे प्रेजेंट किया था। जैगुआर मैक्स में मैक्स का मतलब है मदरशिप फॉर ऑगमेंटेड एक्सप्लॉयटेशन। इस प्रोजेक्ट में एक जैगुआर एयरक्राफ्ट को 24 कामिकाजे स्वार्म ड्रोन से लैस किया जाएगा। ये 24 ड्रोन्स एक पॉड में बंद होंगे जहां से इन्हें एयरक्राफ्ट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एक पॉड में 6 ड्रोन्स होंगे। जैगुआर एयरक्राफ्ट इसमें एक मदरशिप जैसा होगा जो किलर ड्रोन्स को ऑर्डर और टारगेट डेजिग्नेट करेगा। आइए जानते हैं भारत के लिए स्वार्म ड्रोन्स के क्या फ़ायदे होंगे। हर बार सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए जवानों की जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत के पास फ़िलहाल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की कमी है, इसलिए बालाकोट स्ट्राइक की तरह हमें हमारे प्लेन दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में भेजना ही पड़ता है। इससे हमेशा दुश्मन का एयर डिफेंस द्वारा डिटेक्ट होकर शूट हो जाने का रिस्क रहता है। मगर स्वार्म ड्रोन्स को रडार में पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। अगर दुश्मन का एयर डिफेंस पकड़ भी ले तो हम और ज़्यादा ड्रोन्स भेज के उसके एयर डिफेंस को सैचुरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा टारगेट 10 ड्रोन से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है तो मैं 100 ड्रोन भेजूंगा। बाकी 90 ड्रोन्स का काम दुश्मन के एयर डिफेंस को सैचुरेट करना होगा। कोई भी एयर डिफेंस इतने सारे ड्रोन से इतने कम टाइम में एक साथ डील नहीं कर सकता। फिर उन्हीं में से 10 ड्रोन आगे अपने टारगेट की ओर निकल जाएंगे। वहीं कुछ ड्रोन्स को मैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस कर पुराने रेडार्स को जैम भी कर सकता हूं और बाकी ड्रोन्स अपने टारगेट की ओर जाके मिशन कंप्लीट करेंगे। वही क्रिटिकल और इनएक्सेसिबल एरिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट कारगिल के पहाड़ों में फ्यूल, फूड, एमो रिप्लेनिशमेंट का काम आदमी के कंपैरिजन में जल्दी और हैवी हेलीकॉप्टर्स के कंपैरिजन में सस्ते में भी कर सकते हैं। तो आइए अब इस एपिसोड को एक कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि स्वार्म ड्रोन्स या फिर अनमैन्ड सिस्टम्स एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे आने वाले युद्धों में, और हमें इसके लिए पूरी तरह अपने रिसोर्सेज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाना होगा, क्योंकि भूमि के बाहर भी हम इनको काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिविलियन काम में भी इनका काफ़ी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इसी के साथ इस एपिसोड को मैं ख़त्म करता हूँ। आशा है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।